प्रिय छात्र छात्राओं, सने भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नियाज़ अहमद सिद्दीकी, सहायक प्राचार्य एसवीपी महाविद्यालय भभुआ, आपको आज प्रत्यक्षण के अर्थ और उसकी विशेषताओं के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आज का पाठ आपके लिए रोचक और ज्ञानवर्धक होगा। प्रत्यक्षण का संबंध वैसी मानसिक प्रक्रिया के द्वारा या वैसे मानसिक प्रक्रिया से होता है जिसके आधार पर हमें किसी वस्तु का अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। प्रत्यक्षण को हिंदी में प्रत्यक्षीकरण और अवगम के नाम से भी जाना जाता है। यह एक जटिल संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हमें या किसी व्यक्ति को किसी उपस्थित उद्दीपन का तात्कालिक और सही ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रत्यक्षण का संबंध व्यक्ति के मानसिक प्रक्रियाओं से होता है और इसका संबंध वैसे संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से होता है जिसके आधार पर हमें किसी चीज़ का बोध या ज्ञान प्राप्त होता है। मनोवैज्ञानिकों ने प्रत्यक्षण के अर्थ को अलग अलग रूप में बतलाने की कोशिश की। इसी संदर्भ में कोलमैन ने प्रत्यक्षण के अर्थ को बतलाते हुए कहा कि प्रत्यक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी को अपने वातावरण के बारे में सूचना मिलती है। एटकिंसन एवं एटकिंसन तथा हिलगार्ड ने भी प्रत्यक्षण के अर्थ को बतलाने की कोशिश की थी। इन लोगों के अनुसार प्रत्यक्षीकरण एक सक्रिय प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम लोग वातावरण में उपस्थित उद्दीपनों की व्याख्या करते हैं तथा उन्हें संगठित करते हैं। इन दोनों परिभाषाओं को अगर विश्लेषित किया जाए तो हम यह कह सकते हैं कि प्रत्यक्षण एक मानसिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी उद्दीपन का अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। प्रत्यक्षण में एक से अधिक ज्ञानेंद्रियां शामिल होती हैं तथा प्रत्यक्षण के लिए उद्दीपन का होना आवश्यक होता है। प्रत्यक्षण का संबंध कुछ अन्य मानसिक प्रक्रियाओं से भी होता है। प्रत्यक्षण से मिलती जुलती कुछ प्रक्रियाएँ भी होती हैं और प्रत्यक्षण में कुछ उप प्रक्रियाएँ भी सम्मिलित होती हैं। अब हम दो तीन संपत्तियों के आधार पर प्रत्यक्षण के अर्थ को सही रूप में जानने की कोशिश करेंगे, जैसे संवेदना, जैसे भ्रम, जैसे विभ्रम और फिर प्रत्यक्षण। संवेदना एक सरल मानसिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को किसी उपस्थित उद्दीपन का अर्थहीन ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे अगर आपके सामने कोई चीज़ दिखाई दे और आपसे पूछा जाए कि ये चीज़ क्या है और आपका जवाब हो कि पता नहीं, तो ये पता नहीं कहना ही संवेदना या सेंसेशन हुआ। उसी तरह से भ्रम के बारे में हम ये समझें कि एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को किसी उपस्थित उद्दीपन का गलत ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे मान लें कि कागज़ को रुपया समझना, रुपया को कागज़ समझना, या इसी तरह से मान लें कि रस्सी को सांप समझना
और सांप को रस्सी समझना ये भ्रम या इल्यूजन। अब एक और मानसिक प्रक्रिया है जिसका संबंध प्रत्यक्षण से थोड़ा भिन्न होता है, लेकिन इससे संबंध होता है। जैसे मान लें कि कोई वस्तु नहीं है, फिर भी हमें पता चलता है कि कोई वस्तु है, तो ऐसे मानसिक प्रक्रिया को विभ्रम कहा जाएगा। इसे हम दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं। जैसे मान लें कि उद्दीपन के अभाव में जब हमें उद्दीपन का आभास होता है, तो ऐसी मानसिक प्रक्रिया को विभ्रम कहा जाता है, हैलुसिनेशन कहा जाता है। यही हैलुसिनेशन समान और असमान व्यक्तियों के बीच अंतर को स्पष्ट कराता है। सामान्यतः जितने भी सामान्य व्यक्ति होते हैं, इनमें विभ्रम नहीं पाया जाता है। ये ज़्यादातर असामान्य व्यक्तियों में पाया जाता है। कुछ अध्ययनों में ये भी देखा गया है कि कभी कभी सामान्य व्यक्ति भी विभ्रम का शिकार हो जाते हैं। जैसे कि धावक अगर LSD का सुई ले, उस LSD को अपने रक्त में किसी तरह से प्रवेश करा दे, तो उसका टाइम से संबंधित विभ्रम उत्पन्न होना जरूरी हो जाता है। तो समय प्रत्यक्षण से अलग चीज़ समय का जो विभ्रम होता है, ये सामान्य व्यक्ति को LSD के कारण हो सकता है। अब हम देखेंगे कि प्रत्यक्षण को या प्रत्यक्षण में कैसी विशेषताएं पाई जाती हैं, किन गुणों के आधार पर, किन विशेषताओं के आधार पर हम किसी मानसिक प्रक्रिया को प्रत्यक्षण, परसेप्शन कहेंगे। तो इसके लिए हमें जानना होगा कि प्रत्यक्षण में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे प्रत्यक्षण एक जटिल मानसिक प्रक्रिया होती है। जटिल यानी प्रत्यक्षण की जब प्रक्रिया होती है, तो उसमें अन्य उप प्रक्रियाएँ भी सम्मिलित हो जाती हैं। ऐसे ही किसी चीज़ के अर्थ को हम अर्थपूर्ण रूप में नहीं जान पाते। प्रत्यक्षण में ग्राहक प्रक्रिया पाई जाती है, प्रत्यक्षण में प्रतीकात्मक प्रक्रिया पाई जाती है, प्रत्यक्षण में एकीकरण की प्रक्रिया पाई जाती है, और प्रत्यक्षण में भावात्मक प्रक्रिया पाई जाती है। जैसे किसी उपस्थित उद्दीपन को जब ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो उस ज्ञानेंद्रियों के क्षेत्र में एक इलेक्ट्रिकल चेंज होता है, एक विद्युतीय परिवर्तन होता है, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में तंत्रिका आवेग या नर्व इम्पल्स कहा जाता है। ये तंत्रिका आवेग एक प्रकार की सूचना होती है जो मस्तिष्क में जाती है, और उसके पश्चात हम किसी चीज़ के अर्थ को जान पाते हैं, ये चीज़ वास्तव में क्या है। प्रत्यक्षण में जो दूसरी उप प्रक्रिया सम्मिलित होती है, उसको कहा जाता है एकीकरण की प्रक्रिया, यानी इसमें यूनिफिकेशन प्रोसेस पाया जाता है। हम एक साथ किसी चीज़ को या किसी चीज़ के अर्थ को जान पाते हैं। उदाहरण के लिए आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो और आपसे पूछा जाए, ये व्यक्ति कौन है, पुरुष है या स्त्री है, तो आपका जवाब होगा पुरुष या स्त्री। लेकिन आप ये न कहेंगे कि इसके दो पैर है, दो आँख है, एक नाक है, एक कान है, मुँह है, इसके सिर पे बाल है। हालांकि हर चीज़ के अर्थ को आप जान रहे हैं। तो प्रत्यक्षण में एकीकरण की विशेषता पाई जाती है, जो कि इसकी एक उप प्रक्रिया होती है। प्रत्यक्षण में
प्रतीकात्मक प्रक्रिया, प्रतीकात्मक सिंबॉलिक प्रोसेस। हम जब किसी चीज़ का प्रत्यक्षण करते हैं तो हमें पता होता है कि वो चीज़ किस तरह से है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आपके भाई का चेहरा कैसा है, तो भाई के चेहरे को आप जानते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं, तो उसमें एक सिंबल, एक प्रतीक दिखाई पड़ेगा कि भाई आपका गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, दुबला है, किस तरह का है। उसी तरह से प्रत्यक्षीकरण में जो एक अन्य उप प्रक्रिया सम्मिलित होती है उसको कहा जाता है भावात्मक प्रक्रिया। जैसे हमें जब किसी चीज़ का सही अर्थ, सही ज्ञान प्राप्त होता है, यानी हमें किसी चीज़ का जब परसेप्शन होता है तो हमें उस उद्दीपन से दो तरह की बातें महसूस की जाती है। एक बात दुख से, दूसरी बात सुख से। यानी उद्दीपन को देखने के बाद हमारे में भाव उत्पन्न होता है जो सुख या दुख की अनुभूति को कराता है। प्रत्यक्षण की अगली विशेषता के बारे में हम जानेंगे कि प्रत्यक्षीकरण एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। यानी प्रत्यक्षण जब किसी व्यक्ति में होता है तो उसके आधार पर जिस चीज़ का उसे प्रत्यक्षण होता है वह उस चीज़ के बारे में ज्ञान हासिल करता है, सही जानकारी हासिल करता है कि ये चीज़ क्या है। प्रत्यक्षण में संगठन का गुण पाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन का गुण पाया जाता है, और इस ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ होता है संपूर्णता। यानी हम संपूर्ण रूप से किसी चीज़ का प्रत्यक्षण करते हैं, उसे अंश में या पाठ में उसके अर्थ को नहीं जानते। हालांकि पहले हम उसके पाठ के हर अंग को या हर पाठ को या हर पाठ के अर्थ को हम जानते हैं, लेकिन जब प्रत्यक्षण करते हैं तो उसको हम संपूर्ण रूप में प्रत्यक्षण करते हैं या संपूर्ण रूप में उसके अर्थ को जान जाते हैं। प्रत्यक्षण की जो अगली विशेषता होती है उसमें एक विशेषता ये होती है कि इसमें आकार और पृष्ठभूमि, फिगर और बैकग्राउंड का गुण पाया जाता है। आकार जिससे हमें कोई चित्र मालूम पड़े, पृष्ठभूमि जिससे आकार का निर्धारण। कभी कोई चीज़ आकार की भूमिका निभाते हैं तो कभी कोई चीज़ चित्र की भूमिका, आकृति की भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के तौर पर दिन के समय में आकाश आकार की भूमिका निभाता है और रात के समय में आकार की भूमिका आकाश नहीं निभाता है। वहाँ पे वो पृष्ठभूमि हो जाता है और रात में चाँद आकार के रूप में दिखाई देता है। दिन में चाँद पृष्ठभूमि की भूमिका निभाता है और दिन में आकाश आकार की भूमिका निभाता है। तो ये आकार और पृष्ठभूमि का गुण आप या हमारे में जो प्रत्यक्षण होता है उसमें पाया जाता है। इस आकार और पृष्ठभूमि के संबंध में सर्वप्रथम अध्ययन गुरुगोविंद महोदय ने किया था और उन्होंने बताया था कि जब हम कोई वस्तु या किसी चीज़ का प्रत्यक्षण करते हैं तो उस प्रत्यक्षण में आकार और पृष्ठभूमि की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। प्रत्यक्षण की जो अगली विशेषता है उसका संबंध है स्थिरता से। यानी प्रत्यक्षण जब किसी उद्दीपन का किया जाता है तो उसमें स्थिरता पाई जाती है। यानी एक बार जब हम किसी चीज़ के अर्थ को जान जाते हैं तो परिस्थितियाँ कोई भी हो हमेशा हम उसके अर्थ को जानते ही रहते हैं। जैसे मान लें अभी आपके सामने साइकिल है तो आप साइकिल के अर्थ को तो समझते हैं, लेकिन दूरी कितना भी बढ़ जाए, चाहे वो 50 मीटर का हो चाहे 100 मीटर का हो, जब तक वो चीज़ आपको दिखलाई पड़ती रहेगी तब तक आप उसके ज्ञान के बारे में यही जानकारी रखेंगे कि वो चीज़, वो उद्दीपन
साइकिल है, यानी प्रत्यक्षण में स्थिरता का गुण या विशेषता पाई जाती है। अब हम कह सकते हैं प्रत्यक्षण के संबंध में कि वैसी संज्ञानात्मक जटिल मानसिक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी उपस्थित उद्दीपन का हमें तात्कालिक और सही ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे ही प्रत्यक्षण कहते हैं, जिसमें जटिलता की विशेषता, जिसमें स्थिरता की विशेषता, जिसमें एकीकरण की विशेषता, जिसमें संगठन की विशेषता और जिसमें आकार तथा पृष्ठभूमि की विशेषता पाई जाती है। तो आशा करते हैं कि आज का पाठ आपको समझ में आया होगा, आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। आज के पाठ को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।